हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का जुलाई 2023 का पेपर सॉल्यूशन, जिसका टैक्सेशन एंड अकाउंटेंसी का जो केटी है उसके लिए ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जुलाई में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर सेमेस्टर 4। देखो, अगर इस पेपर सॉल्यूशन को अगर आप अच्छे से तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक बहुत अच्छे हों। ठीक है, मैंने आपको इस पेपर सॉल्यूशन मतलब इस पेपर से पहले भी बोला था। ठीक है, जो क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि आप जब तक बेसिक नहीं करोगे टैक्सेशन के, तब तक आपको टैक्सेशन का हर पेपर हर क्वेश्चन नया लगेगा। ठीक है, टैक्सेशन में अगर आपको ये पेपर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब यही हो गया कि आपने बेसिक ठीक से ही नहीं किया, और आप हर एक क्वेश्चन को सिर्फ करके नहीं जा सकते, बिकॉज टैक्सेशन में हर प्रोविज़न हर रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन नया पूछते हैं। ठीक है, आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी सेम बुक्स में से कोई क्वेश्चन उठा के ही पूछेगी। आप देख लो, ये पेपर को भी आपको पूरा पेपर पहले से लेके एंड तक कुछ ना कुछ सब कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन बताओ, कौन से बुक में से क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक क्वेश्चन नया ड्राफ्ट होता है और नया बना के पूछते हैं। ठीक है, आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ द कंपनी हैज़ प्रोवाइड 1500 सीसी मोटर का, ओके, वर्थ ₹9 lakhs। ओके, ये मिस्टर हरीश को उन्होंने एक कार दिया है कंपनी को। अब यहाँ पर ये जो कार है ना, वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। अब मैंने आपको, याद करो, मेरे लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक चार्ट बताया था। मैंने बोला था ये चार्ट याद कर लो, तभी जाके आपको मोटर कार का पॉइंट क्लियर होगा। अगर मोटर कार सिर्फ पर्सनल के लिए ही यूज़ होती है ना, तो फिर उसका पूरा रूल्स प्रोविज़न ही अलग है। क्या रूल्स है? तो देखो, यहाँ पर आपको इसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी। तो अगर कार पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो पहले तो आपको 10% ऑफ वैल्यू ऑफ कार, जो कार आपको मिली है उसकी वैल्यू का 10%। 9 लाख की गाड़ी मिली है, 10% हो गया पर एनम, मतलब कि यहाँ पर 90,000 पर एनम का वैल्यू होगा। और ये 10% जो है ना, वो रूल्स है, ये कहीं आसमान से नहीं आया। अगर आप बुक्स में पढ़ोगे, बेसिक पढ़ोगे तो ही पता चलेगा, अदरवाइज तो क्या ही पता चलेगा। कंपनी ने यहाँ पर ड्राइवर के साथ उसको ये प्रोवाइड किया गया, देखो, और ड्राइवर की सैलरी भी कंपनी पे कर रही है। मतलब सैलरी ऑफ ड्राइवर कितना, 8,000 महीने का, तो 12 महीने का ड्राइवर का सैलरी ये भी कंपनी पे कर रही है, तो 96,000 ये हो गया। और मेंटेनेंस ऑफ द कार इज 50,000 पर एनम। और ये जो है ना, वो पे कौन कर रहा है? हरीश पे कर रहा है। हरीश कौन है? जिसको कार मिला है कंपनी से। हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। अगर हरीश ही कार का मेंटेनेंस एक्सपेंस पे कर रहा है, तो हरीश के लिए थोड़ी वो टैक्सेबल होगा। थोड़ा सा बेसिक भी समझो। ठीक है, तो हरीश यहाँ पर कार का मेंटेनेंस एक्सपेंस पे कर रहा है, तो हरीश को ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। हरीश को यहाँ पर कंपनी ने जो गाड़ी दिया, उस गाड़ी की वैल्यू का 10%, और कंपनी ने उसके गाड़ी के लिए जो ड्राइवर दिया उसकी सैलरी। ठीक है, क्योंकि वो सैलरी कंपनी पे कर रही है। देखो, अगर ये सैलरी भी अगर हरीश पे करता ना, तो फिर उसको टैक्सेबल नहीं होता। तो यहाँ पर 90,000 एंड 196, मतलब 1,86,000, ये आपका आंसर आ गया। बस इतना करना था, और तो कुछ नहीं है, बस यही करना था, यही आंसर है आपका। और ये सब जो है ना, वो मोह माया, ये आपको कुछ काम का नहीं था, बस ऐसे फंसाने के लिए दिया था। चलिए, अभी आपको एक और क्वेश्चन है। मिस्टर दीपिका हैज़ वन हाउस प्रॉपर्टी हैविंग द म्यूनसिपैलिटी वैल्यू इज 80 lakhs. She pay the municipality tax 50,000 every year. ठीक है, and she has borrowed a loan rupees 50 lakh from the SBI purchasing of the house. ठीक है, घर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा उसको। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22
सी पेड इंटरेस्ट 1,70,000 एंड इंटरेस्ट 40,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। देखो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, कि अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो या फिर आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इट डजेंट मैटर, आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट पे किया है या फिर आउटस्टैंडिंग है। ओके, कैलकुलेट टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ओके, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर ये एक जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉपर्टी को उसने क्या रेंट पे दिया है, ठीक है, नहीं दिया। देखो यहाँ पर लिखा है एज्यूमिंग सी ओन ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर 2021-22, मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको पता है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में NAV नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और उसमें से हमें डिडक्शन के तौर पे इंटरेस्ट माइनस करना होता है, ओनली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये लोन का इंटरेस्ट है ना 170 है और 40,000 जो आउटस्टैंडिंग है, दोनों का डिडक्शन मिल सकता है, और यहां पर टोटल जा रहा है 2,10,000। लेकिन यहां पर एक रूल्स है, क्या रूल्स है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है वो आपको सिर्फ 2 लाख मिलता है, उससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलता। मतलब ये जो 2 लाख है वो ही आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है, तो यहां पर मैंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज ₹2 lakhs। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको ये नोट्स लिखवाई भी थी कि मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 2 लाख ही मिलता है। अगर 2 लाख से कम इंटरेस्ट है तो फिर ठीक है, वो कम इंटरेस्ट जो भी है वो आप डिडक्शन के तौर पे ले लो। अब देखो यहाँ पर भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, जितना डिटेल में मैंने पढ़ाया था ना, अगर वो सब अगर आपने किया है तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे, वरना तो फिर सोचते रहोगे कि सर ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है, बस सोचते जाओ। आपको टैक्सेशन के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू दे रखी, डिविडेंड पर शेयर दे रखा, फेस वैल्यू दे रखा, पेड अप वैल्यू दे रखी और एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा। ठीक है, देखो आपको पहले तो रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा, तो 2.25 रुपीज, सॉरी 2.25 रुपीज डिविडेंड है, लेकिन 10 रुपए के शेयर पे इतना डिविडेंड है, तो 10 रुपए के शेयर पे अगर इतना डिविडेंड है तो अगर आप देखो तो रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा 22.5% हो गया। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, तो मार्केट वैल्यू ऐसे निकलती है, देखो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू। अब देखो आपको वही फाइंड करना है, तो यहां पर मार्केट वैल्यू 18.75 दे रखा है, रेट ऑफ डिविडेंड 22.5 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास नहीं है, और पेड अप वैल्यू इज 9। अभी कर सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न 22.5 डिवाइड बाय 18.75 इंटू 9। ठीक है, ये आप उसको चेंज कर दो अपनी पोजीशन से, तो अपना आंसर आ जाएगा फाइनली कितना आ रहा है, हाँ
10.8। अब ये परसेंटेज में बता देना, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है ना, रिटर्न तो हमेशा परसेंटेज में हम बताते हैं, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। हो गया, खत्म कहानी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, अब देखो ये एक क्वेश्चन बहुत अजीब से मतलब नया पूछा था। अब इसको भी अगर आप बुक में देखने जाओगे तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी बुक्स में एक जीएसटी करके चैप्टर है और उसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जीएसटी का रिटर्न कब भरा जाता है। अब इसके लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो भी आपको पता होगा। अगर कोई जॉब करता है तो उसको पता होता है, ठीक है। अगर कोई अकाउंटेंट की ऑफिस में जॉब करता है तो उसको पता होता है कि ये सब कब भरते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो चिंता मत करो, मैं आपको ये लिए सारे रिटर्न बता देता हूँ। देखो जीएसटीआर 1, 2, 3 और 4 का पूछा था इन्होंने, और यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। देखो यहाँ पर 1 जो होता है ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए होता है। 2 जो होता है ना, वो यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई और गुड्स एंड सर्विस के लिए होता है, ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। ये मंथली रिटर्न होता है। और यहाँ पर बोला है रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, जो कॉम्पोजिट लेवी स्कीम जो अप्लाई करते हैं क्वार्टरली रिटर्न के लिए, वो मतलब वो हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो होता है ना, देखो एक चीज समझो, पहले आउटवर्ड होता है फिर इनवर्ड होता है ना, फिर आउटवर्ड और इनवर्ड। देखो यहाँ पर जीएसटी और 1 जो होता है ना, वो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई लिखा है, ठीक है। तो ये इसके लिए होता है। फिर जीएसटीआर 2 जो होता है वो इनवर्ड सप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए। और ये जीएसटीआर 3 जो है वो मंथली रिटर्न के लिए होता है, ओके, मंथली रिटर्न रेगुलर बेसिस पे, ओके। और ये जो होता है वो क्वार्टरली जो कॉम्पोजिट लेवी स्कीम को अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है, देख लो, ठीक है। A to Z मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे आपको सारे बता दिए। आप खुद चेक कर लो, मैंने बाकी सारे रिटर्न भी बता दिए। कल के उठ के अगर वो भी पूछ लिया तो वो भी आपको काम आ सकता है, ठीक है। मैंने जीएसटीआर 5 भी बता दिया, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, ठीक है। जीएसटीआर 3 है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न है। और फिर जीएसटीआर 7 जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रिटर्न, ओके, एनुअल रिटर्न, ओके। और जीएसटीआर 10 है फाइनल रिटर्न। और 11 है इनवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट फॉर अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिफाई नंबर, मतलब UIN, ओके, कंप्लीट। तो देखो आपको जो पूछा था वो 1, 2, 3, 4 था, और यहाँ पर एक 3B करके भी है जो ऑल डीलर के लिए, ओके। तो ये सब याद रख लो, ठीक है। हो सकता है आगे चल के वापस पूछ सकते हैं, ओके, कंप्लीट। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। और अगर आपको यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट और सारे पेपर सॉल्यूशन के टाइम टू टाइम सॉल्यूशन मैं अपलोड करता हूं, उसकी नोटिफिकेशन मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। काफ़ी हेल्प मिलती है आपकी एग्ज़ाम का अपडेट, और कुछ भी इम्पोर्टेंट्स लास्ट मोमेंट पे भी आता है तो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।